Jai Hind. I'm Prashant, faculty at Sandeep Sasdoon Defense Academy, and this is your second session of current affairs. पहले सेशन में हमने लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मई की फर्स्ट वीक में जो डेवलपमेंट्स हुए थे अराउंड द वर्ल्ड एंड कंट्री उनके बारे में जाना था, एंड आज हम उसके बाद जो नई डिस्कवरीज हुई हैं, नई इन्वेंशन हुए हैं, कुछ रॉकेट लॉन्चेस डिले हुए हैं, एक कंट्री ने एक नई करेंसी प्रिंट करी है जिसकी वजह से इंडिया में भी कंट्रोवर्सी हो रही है। इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियस यूएवी लॉन्च करा है। तो हम शुरू करते हैं एक इन्वेंशन से जो साइंटिस्ट ने गोल्डीन सिलिकॉन कार्बाइड के बीच में टाइटेनियम को डिपॉजिट कर कर फिर उसके अंदर गोल्ड को भर कर एक नया एटम के जितना थिक एक एलिमेंट बनाया कॉल्ड गोल्डीन। ये इसलिए भी है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि दुनिया भर में गोल्ड की बहुत कमी है, इतना गोल्ड माइन नहीं होता जितने की ज़रूरत होती है, एंड बहुत सारी चीज़ों में, ना सिर्फ ज्वेलरी में बट स्पेस मिशंस में और बहुत सारी जगह गोल्ड का यूज़ होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डीन। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ शीट ऑफ गोल्ड कॉल्ड गोल्डीन विच इज़ जस्ट 1 एटम थिक। वैज्ञानिकों ने गोल्डीन नामक सोने की एक शीट विकसित की है जो सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटी है। ये बहुत ही, आप एक सेकंड की आप शीट देखिए गोल्डीन की, अगर आपको ये साफ दिख रही है। और हम गोल्डीन के बारे में जरा जान लेते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय सैंडविचिंग सिलिकॉन between titanium carbide layers, depositing gold, allowing gold atoms to replace silicon, forming a monolayer। एक सिंगल शीट जैसा ये होता है गोल्डन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पूछा जाएगा कि हाउ गोल्डन इज मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि गोल्डन आप नाम सुनकर समझ जाएंगे कि एक तरीके से गोल्ड का रिप्लेसमेंट है जिसका यूज ज्वेलरी में ऑब्वियसली होने वाला है, जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस शीट का यूज़ होने वाला है। तो ये किस तरीके से क्रिएट होता है, टाइटेनियम कार्बाइड के परतों के बीच सिलिकॉन को सैंडविच करा जाता है, 2 परतों के बीच सिलिकॉन को डिपॉजिट करा जाता है और फिर उसमें सोना जमा करा जाता है जो सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता है, एक थिन शीट बना लेता है ऑफ गोल्ड कॉल्ड गोल्डन। दूसरा, हर साल इन द मंथ ऑफ मे देयर इज अ विजिबल मीटियोर शावर इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे एक मीटियोर शावर, जिसे यहाँ पे उसे जब इस तरीके से दिखता है तो हम जिन्हें टूटता तारा बोलते हैं वो एक्चुअली मीटियोर शावर होता है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं तो दे गेट बर्स्ट। तो हर साल मई में ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट अकर्स व्हेन Earth passes through orbital plane of Halley's comet which takes about 76 years to orbit the sun। ये एक और इससे क्वेश्चन बनता है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, एंड जो पेपर्स में कई बार आया, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि जो ड्यूरेशन होता है हेलीज कॉमेट का, हेलीज कॉमेट इज विजिबल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, सो इट इज 76 ईयर्स, एंड जब अर्थ पास करता है थ्रू द प्लेन ऑफ हेलीज कॉमेट तो ये एटा एक्वरेट मीटियोर शावर विजिबल होता है, and it peaks during the early May each year। These meteor showers are known for their speeds। Southern hemisphere is preferable for viewing Eta Aquarius as it is radiant। Aquarius constellation is higher up in the sky in southern hemisphere। जैसे एक नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो नॉर्वे में देखी जाती हैं, स्वीडन में देखी जाती हैं, उस तरीके से अर्ली मई में, फर्स्ट वीक ऑफ मई में और फॉर द 10 डेज ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा विजिबल होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर। देन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक जो होता है सेल्फ रिलायंट, जो इंडिया आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहा है ताकि हमारा जो आर्म्स का इंपोर्ट है, जो दूसरी अभी कंट्रीज़ में कई चीज़ों में डिपेंडेंट है, वो कम होता जाए, एंड हम चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस के लिए हों, चाहे वो सिविलियन पब्लिक के लिए हों, हम यहीं पे उनका इन्वेंशन करें, यहीं मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इसी डायरेक्शन में एक अचीवमेंट जो इंडिया ने करा है, दैट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस unmanned aerial vehicle has been developed, and it is called FWD 200B, and it is a medium altitude long endurance UAV।
अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड मीन्स इट इज लाइक अ ड्रोन, इसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता है, एंड दीज आर लाइक, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस, इसलिए FWD इसका नाम है, फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी है जिसने इसको डेवलप कराया, एंड इट इज एन इंडिजिनियस, इंडिजिनियस मीन्स जो कंट्री अपने आप जिसको मैन्युफैक्चर कर रही है, ना कि इंपोर्ट कर रही है, एंड जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 100 kg एंड हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 370 किलोमीटर्स पर आवर एंड एन एंड्योरेंस कैपेसिटी ऑफ 12 to 20 आवर्स। ये 12 से 20 घंटे तक हावर कर सकता है स्पेस में, 100 kg तक का ये जो एम्यूनिशन है उसको कैरी कर सकता है विद अ स्पीड ऑफ 370 किलोमीटर पर आवर। फ्लाइंग वेज डिफेंस, आप इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, एंड उसी के नाम पे इस UAV का, ये बॉम्बर UAV है, इसका नाम रखा गया है FWD 200B, फ्लाइंग वेज डिफेंस। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, एंड सिर्फ आपको इतना लिखना है इसके आगे, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप सिर्फ इसको इतना नोट कर लीजिए। एंड जैसा मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था, नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, एंड इनकी कैबिनेट ने एक न्यू करेंसी नोट को अप्रूव करा है जिसमें इंडियन टेरिटरीज को इसमें इंक्लूड करके दिखाया गया है। ये टेरिटरीज उत्तराखंड में है, लिपुलेख, लिम्पाधरा एंड कालापानी, इनको नेपाल की 100 रुपीस की करेंसी नोट्स में इंक्लूड करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये आप मैप देख लीजिए, ये काला पानी है, लिपुलेख है, लिम्पियाधरिया है। लिपुलेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा इंडिया से होती है और लिपुलेख पास के थ्रू जो तीर्थयात्री होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं, इसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। एंड काला पानी सबसे बड़ा जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो काला पानी is the largest territorial dispute between India and Nepal and is a tri-junction between India, Nepal and Tibet. तिब्बत ऑब्वियसली अभी चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है तिब्बत को, तो नेपाल जो अपनी नई करेंसी प्रिंट करने वाला है उसमें कुछ जो मैप्स होंगे उसमें कुछ इंडियन टेरिटरीज को भी वो प्रिंट करने वाला है। तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, इंडिया ने इसके खिलाफ एक हार्ड टोन में बात करी है नेपाल से। जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए थे पुष्प कमल दहल, वो थोड़ा सा चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, एंड मे बी उनके प्रेशर में आकर या जो भी रीज़न होगा, तो वो इंडिया एंड नेपाल की जो इतने सालों से एक अच्छी डिप्लोमेसी चल रही थी, ये ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो उसको डिसरप्ट ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है। So then there is an International Leopard Day, and it is observed on 3rd of May every year. It aims to promote the conservation of leopard and their habitats. Exam point of view से आपको 3rd of May याद रखना है इंटरनेशनल लेपर्ड डे। एंड आपके लिए जो एक होमवर्क होगा इस स्लाइड के बाद, आप जब भी ये सेशन खत्म होगा, आप एक चीज़ आज सर्च कर लीजिएगा, What was the theme of International Leopard Day 2024? ये आपके लिए होमवर्क होगा, इंटरनेशनल लेपर्ड डे। एंड लेपर्ड से ही मैं एक और चीज़ बोलूँगा, एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चीता कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में क्यूनो नेशनल पार्क है जहाँ पे प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। अफ्रीका से, नामीबिया से एंड साउथ अफ्रीका से 20 चीतास को लाया गया था, एंड इनको यहीं पे क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहीं पे उनको रखा गया। एंड रिसेंटली वहाँ पे एक जो चीता थी, उन्होंने कुछ कब्स को दे गिव बर्थ टू कब्स, ओके। तो लेपर्ड एंड चीता का कुछ कनेक्शन था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन इंडिया का जो वॉरफेयर है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। विद द इंक्लूजन ऑफ MQ-9B प्रेडेटर्स ड्रोन, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स recently deployed MQ-9B Predators drone, and it is used by Indian Navy since 2020. इन्हें सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय नौसेना में ये पहले से ही इंडक्टेड थे। अब भारतीय सेना एंड भारतीय वायुसेना ने भी इनको इंडक्ट कर लिया है, ठीक है।
and it has two variants. One is Sky Guardian and other is Sea Guardian. Sky Guardian is next generation of remotely piloted aircraft system, and it can fly up to 40 plus hours in all types of weather. So जैसे कि हमें पता है कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है इंडिया की स्पेशली एयरफोर्स के लिए, चाहे वो सियाचिन हो या अरुणाचल प्रदेश का जो टेरिटरी है जो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, जहाँ पे कोई ना कोई इन्वेजन या किसी ना किसी तरीके के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं थोड़ा एक थ्रेट बना रहता है, तो उसके कंसर्न में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडक्शन इन इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्सेस. ओके, MQ-9B प्रेडेटर्स ड्रोन. देन सोलर फ्लेयर्स, ये आपके ज्योग्राफी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज वी नो, सन इज़ अ वेरी मिस्टीरियस कॉस्मिक बॉडी. बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, चाहे हम उन्हें प्लैनेट्स बोलें, मून बोलें, या जो प्लैनेट्स के बाकी मून हैं, वहाँ कोई ना कोई मिशंस भेजे गए हैं. उन्होंने बहुत सारी वहाँ से डिस्कवरीज भी किए हैं, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं. सन के लिए भी अभी इंडिया ने भी आदित्य मिशन अपना कराया जो 3 जनवरी को लैग्रेंजियन पॉइंट में लोकेट हो गया था सन को जानने के लिए. तो सन की जो बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं उनमें से एक है सोलर फ्लेयर्स. सोलर फ्लेयर्स, सन में कुछ स्पॉट्स बनते हैं कॉल्ड सन स्पॉट्स ड्यू टू एनॉमली इन मैग्नेटिक फील्ड. सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है जब भी उसमें थोड़ा चेंज आता है, एंड ये हर 11 साल में ये साइकिल बनती है. एंड इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं अर्थ में जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने भेजे हैं, चाहे वो रेडियो के लिए हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग के लिए हो, ऑब्जर्वेशन के लिए हो, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. एंड इस समय भी सोलर फ्लेयर्स, बहुत 2 पावरफुल सोलर फ्लेयर्स रिलीज हुए जिनकी वजह से जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में रेडियो ब्लैकआउट्स हो गए थे. जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में रखा जाता है. एक B क्लास कैटेगरी विच इज़ वीकेस्ट, एंड एक X क्लास कैटेगरी दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जो इनमें से एक सोलर फ्लेयर था दैट वाज ऑफ X क्लास कैटेगरी. सो what are solar flares? They are powerful bursts of energy emitted from sunspots which are temporary phenomena on the sun surface. ये टेम्पररी होता है, ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा हो रहा है. एंड यूजुअली इसको एक साइकिल में माना जाता है, 11 years मैग्नेटिक साइकिल. ओके, तो आप एक बार इस सोलर फ्लेयर्स को ज़रूर नोट कर लीजिए, व्हाट इज सोलर फ्लेयर्स. एंड इसकी इम्पैक्ट जो मैंने बताया है आपको कि जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिन पे आजकल पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, चाहे आप और हम भी जिस मीडियम के थ्रू अभी ये क्लास चल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें सैटेलाइट्स, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब पे डिपेंडेंट है. सो वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. एंड जो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन होते हैं, ये इस चीज़ को जो हमारे लिए अब नया नॉर्मल है इसको डिस्टर्ब कर देते हैं. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड का एक नया वेरिएंट कॉल्ड फ्लड डिस्कवर हुआ है. अभी इसके लिए एफर्ट्स चल रहे हैं कि ये क्या वैसे ही कंटेजियस है जैसे इसके प्रीडेसेसर्स थे. ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का है. ओमिक्रॉन JN.V का ये एक डिसेंडेंट है जो US में भी डिस्कवर हुआ है कई पेशेंट्स में. बट अभी ये कितना खतरनाक है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है. फ्लड जो इसका नाम है, ये इसके जो म्यूटेशंस हैं वायरस के, उसके नाम पर इसका फ्लड नाम रखा गया. एक म्यूटेशन स्टैंड्स फॉर FNL एंड अदर इज फॉर RNT, उसके नाम पे इसका फ्लड नाम रखा गया. एंड दिस इज अ न्यू कोविड वेरिएंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फ्लड? दैट इज न्यू कोविड वेरिएंट डिस्कवर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स. या फिर ये आ सकता है कि वाई न्यू कोविड वेरिएंट इज कॉल्ड फ्लड. तो जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू द म्यूटेशंस, जो म्यूटेशंस के टेक्निकल नेम्स होते हैं उसके नाम पे इसका नाम फ्लड रखा गया है. देन बदलती दुनिया में एक और नई चीज़ जो इंडिया में हुई है, इंडिया टुडे ग्रुप जो आज तक को भी ओन करता है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट साना नाम की, ये अभी आज तक में अगर आपने देखा है तो इनके ऊपर आप देख सकते हैं
सना से पूछो। एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्हें एक अवार्ड मिला है। शी वन द या मैं इसे इट बोलूं बिकॉज इट इज अ रोबोट। इट वन द प्राइज इन द बेस्ट यूज ऑफ AI इन customer facing products category at the International News Media Association 2024। सना, आपको याद रखना है इनका नाम। ये एक एंकर हैं, एक रोबोट हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दुनिया में, एक मीका एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप हुई हैं, एंड वो एक कंट्री की CEO हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टैक्टिक AI की बात करी थी। अगर आपने नहीं देखी थी तो आप दोबारा से उसे देख सकते हैं, जिसमें असिस्ट करेगा फुटबॉल में जो रेफरीज होते हैं इनको, कि कोई कॉर्नर किक कितने % चांसेस हैं कि वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट करेगी। सो इस तरीके से बदल रहा है। देन बोइंग स्टारलाइनर, इसका इंडिया से ये कनेक्शन है कि जो इसमें एक क्रू मेंबर थे, शी इज नेटिवली फ्रॉम इंडिया, हर नेम इज सुनीता विलियम्स। वो इससे पहले 2 स्पेस मिशंस में जा चुकी हैं। इस स्पेस मिशन में भी वो जा रही थी बोइंग स्टारलाइन को, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ घंटे पहले इसको शेल्व करना पड़ा, इसको पोस्टपोन करना पड़ा। नाउ दिस विल बी ऑन May 17। उनका नाम सुनीता विलियम्स था। ये एक कैप्सूल है, मैं आपको बताता हूँ। ये बोइंग स्टार लाइन में एक कैप्सूल के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। सितंबर 16, 2014 को नासा ने कॉन्ट्रैक्ट करा था विद एलन मस्क, स्पेसएक्स एंड बोइंग के साथ कि ये आउटसोर्स करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को ISS में ले जाने के लिए। तब से स्पेसएक्स 13 ऐसे मिशंस को हैंडल कर चुका है, बोइंग भी स्टार्ट कर रहा है। तो सुनीता विलियम्स इसकी को पैसेंजर थी विद बैरी विल्टमोर। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक वॉल्व, जो कुछ घंटे पहले ही पता चला ग्राउंड स्टाफ को कि एक वॉल्व खराब हो गया है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है टिल 17 मई तक। एंड दिस इज सुनीता विलियम्स, शी इज नेटिवली फ्रॉम इंडिया, एंड दिस विल बी हर 3rd स्पेस मिशन, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप YouTube में इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। स्पेस में जब ये रह रही थी तो उन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, जो YouTube में आप इजीली आप इनको पा सकते हैं। देन देयर इज अ लक्ष्य एयरक्राफ्ट। इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो लाइट एंड पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, and it is designed and built Aeronautical Development Establishment, a subsidiary of DRDO for the Indian Armed Forces. It is a cost-effective, reusable, high subsonic aerial target system powered by a gas turbine engine. अभी हमने इससे पहले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के बारे में भी जाना था। ऐसे ही एक लक्ष्य एयरक्राफ्ट भी है, बट ये सब सोनिक है। इसकी जो स्पीड होती है ये साउंड से कम होती है। आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, व्हाट इज लक्ष्य एयरक्राफ्ट। सो इट इज अ सबसोनिक एरियल टारगेट सिस्टम पावर्ड बाय अ गैस टर्बाइन इंजन। ओके, सो देन देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हम रोज ही सुन रहे हैं, रोज उससे हम किसी ना किसी तरह से वी आर कमिंग अक्रॉस इट किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो हम चैट GPT को यूज़ करें या गूगल बार्ड जेमिनाई को यूज़ करें। तो एक जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो उसका नेक्स्ट लेवल होगा, दैट विल बी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जैसे अभी हमने सना की बात करी या मैंने आपको मीका के बारे में बताया था, तो दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो मशीन्स होंगी वो अपने एक्सपीरियंस के उसमें डिसीजन मेकिंग करने लग जाएं, जैसे ह्यूमंस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस, जो भी हम चीज़ें फेस करते हैं, जो हमारा अनुभव उसके बाद होता है, उसके बेस में हम कई चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, कई रिएक्शंस हमारे होते हैं। तो ऐसे ही एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है कि जो रोबोट्स होंगे उनको हर चीज़ के लिए गाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी AI जो हम यूज़ करते हैं वो एक स्पेसिफिक, उसका स्कोप एंड कैपेबिलिटी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, चाहे वो ट्रांसलेशन के लिए हो या
कोई प्रोडक्ट बनाना हो या कोई गेम हो, केवल स्पेसिफिक होता है। वो जो उनके सिस्टम जो सॉफ्टवेयर में फीड है उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बट जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है ये उसका नेक्स्ट लेवल होगा। ये रोबोट सोचेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू अ मशीन और अ सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू। यह एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। जैसे हम सोच सकते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप मैनिपुलेशन जानते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से, जिसे कहते हैं रंग बदलना, तो ऐसा ही इन रोबोट्स के अंदर भी करा जा रहा है कि अगर सिचुएशन आए तो ये सिचुएशन में कैसे कोप करेंगे, ना कि किसी एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए ये लर्न करें। सो इट इज़ अ वेरी डीप लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स रीजनिंग, कॉमन सेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, background knowledge, transfer learning, ability to differentiate between cause and effect, etc. हो सकता है कि फ्यूचर में जो टीचिंग का रोल भी कुछ ऐसे रोबोट्स को दिया जाए जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में बेस्ड हों, ताकि वो एम्पिरिकली बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता सकें। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसने ह्यूमंस को इतने आगे पहुंचाया, वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कुछ कल्पना करना। तो जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो भी इसी तरफ बढ़ रही है कि जो रोबोट्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ है उसकी कल्पना कर सकें एंड वो कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर सकें जो ह्यूमन कैपेबल, अभी ह्यूमन सोच नहीं पा रहे हैं। It aims to emulate human cognitive abilities such that it allows it to do unfamiliar tasks, learn from new experiences and apply its knowledge in new ways। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये चीज़ें, जैसे बच्चा बड़ा होते हुए कई चीज़ें सीखता है, इसी तरह ये भी जब ये यूज़ में आएंगी तो ये जो एक्सपीरियंस करेंगी उस हिसाब से ये अपने अंदर फीड करेंगी। ये कॉग्निटिव स्किल्स जिन्हें बोलते हैं, बौद्धिक क्षमता जो ह्यूमंस की होती हैं। देन एक और ड्रोन्स, आज हम शायद उसमें रिसेंट वीक ऑफ मे में कुछ ज़्यादा ही ये इंडक्ट हुए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो एक और है कामिकेज ड्रोन। इंडियाज फर्स्ट कामिकेज ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कैडेट डिफेंस सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद DRDO। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन रक्षा अनुसंधान संगठन के सहयोग से कैडेट डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। अब क्या है कामिकेज ड्रोन, ये हम देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस, LAM, और सुसाइडल ड्रोन, क्रैशेस इनटू टारगेट और स्विचेबल ड्रोन्स। लॉइटरिंग मीन्स होता है कहीं पे बस टहलते रहना इधर उधर, जैसे अगर हम वैसे उसमें बात करें कि जो घूमते फिरते रहते हैं वो लॉइटर करते रहते हैं। So it can loiter over target area for a long duration for a precise target identification and इसकी जो हवा में टहलने की है वो 12 घंटे तक इसका बैकअप होता है and its flying range is from 150 to 300 किलोमीटर्स। ये सुसाइडल ड्रोन है, ये सीधा अटैक करता है, बहुत देर तक ये आसमान में रहता है अपने टारगेट को, एंड जब इसको प्रिसाइज मौका मिलता है कि हाँ इस समय इस टारगेट को हिट करा जाता है तो ये उस समय हिट कर देता है। सो रिमेंबर कामिकेज ड्रोन। लक्ष्य की हमने बात करी, MQ-9B की हमने बात करी आज, एंड कामिकेज ड्रोन। देन देयर आर कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। एक वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स आपको पता होगा, दलदली एरिया जिन्हें बोलते हैं। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी सेलिब्रेट होता है, इस साल भी हुआ है। तो कुछ नेचुरल वेटलैंड्स होते हैं, जैसे इंडिया में अभी अराउंड 90 तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वेटलैंड्स एंड बहुत सारे, आपको हर शहर में हर जगह कोई ना कोई दलदली इलाका मिल जाएगा। तो कुछ होते हैं नेचुरल एंड कुछ होते हैं कंस्ट्रक्टेड। पहले मैं आपको नेचुरल की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं उनको किडनीज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ की किडनीज भी कहा जाता है, क्योंकि वो फिल्टर करते हैं पॉल्यूटेंट्स को एंड उनकी कैपेसिटी पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करने की बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, प्रिजर्वेशन हो, तो कुछ वेटलैंड्स कंस्ट्रक्ट भी करे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स मीन्स मैन मेड वेटलैंड्स, जो हमने खुद अपने एफर्ट से करे हैं टू सस्टेन द नेचर।
So constructed wetlands are engineered structure designed to replicate the functions of natural wetlands. जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ठीक करने के लिए मैन मेड एफर्ट, एंड इनका वही काम है जो नेचुरल वेटलैंड्स का है, ये मीथेन गैस को अब्सॉर्ब करते हैं एंड बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं. So this is about constructed wetlands. These wetlands foster biodiversity ranging from microorganisms to aquatic plants and even birds to engage in the purification process. मैंने आपको बताया नेचुरली जो हमारा इकोसिस्टम है, जो अर्थ है, ये अपने आप में एक बहुत ही ऑर्गेनिक बॉडी है जो अपने आप में काम करती है. कई जो मैन मेड चीज़ों की वजह से थोड़ा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके लिए ही अब ये एफर्ट्स हो रहे हैं, लाइक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंटेल मिनिमल एनर्जी कंजम्पशन एंड लोअर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. आप ये पुराना जो स्लाइड में था ये फोटो आप देख लीजिए. एक छोटे से खेत में एक मार्शी सा लैंड है, चाहे इसको पानी डालकर बनाया गया है, उसी हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशन रखा जाता है जो वेटलैंड्स में होता है. बहुत ज़्यादा ऊंचा ग्रास नहीं होता, एक मीडियम साइज का होता है. ओके, देन दिस इज अ बेटागे क्रेटर, एंड इसको एक वैसे इसके लिए एक एपिथेट है कॉमन भाषा में जो पॉपुलर उसमें से बोला जाता है, दैट इट इज़ अ वे टू हेल, ये नर्क में जाने का रास्ता है, ये ऐसा कहा जाता है. बट हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि न्यूली कैप्चर्ड एरियल फुटेज ऑफ बेटागे क्रेटर हैज रिवील्ड दैट इट इज ग्रोइंग एवरी ईयर एज द फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट्स. ये हर साल बढ़ रहा है ना, एंड ये है साइबेरिया रशिया में. इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू अंडरवर्ल्ड और डोवे टू हेल एंड इज लोकेटेड इन द साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया, एंड इट इज द पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर. क्रेटर पहले आप समझते हैं एक बहुत बड़ा जिसे गड्ढा होता है ज़मीन में. इवन मैं आपको क्रेटर का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन अगर हम कहीं से रिलेट कर सकते हैं वो मून से कर सकते हैं. जो मून में हमें ब्लैक स्पॉट दिखता है रात में, दैट इज क्रेटर, वो वहाँ पे गड्ढा है. तो जैसे बहुत सारे लेक्स जो होते हैं वो क्रेटर में बने होते हैं, ठीक है. तो ये है बेटागे क्रेटर इन रशिया, एंड हर साल इसका साइज बढ़ता जा रहा है. देन एक टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया इन हिमाचल प्रदेश कॉल्ड शिंकुला टनल. ये अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, एंड जब ये बन जाएगी तो ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो कोई टनल लोकेटेड होगी ये होगी. अभी वो चाइना में है मिला टनल, बट इट विल रिप्लेस द मिला टनल. ये लेह एंड मनाली की कनेक्टिविटी ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए होगा, एंड स्पेशली जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए. अभी एक और टनल है वहाँ पे, अटल टनल, दैट इज द लॉन्गेस्ट, बट दिस विल बी द हाईएस्ट. शिंकुला टनल. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल सून कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.1 किलोमीटर लॉन्ग शिंकुला टनल हिमाचल प्रदेश में. अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. And what is the importance of Shinkula tunnel? Once completed, this tunnel will become the world's highest tunnel at the height of 15,800 feet, surpassing the Mila tunnel in China. And it will provide all-weather connectivity from Manali to Leh. जो एक लाहौल रीजन है, लाहौल वैली है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, एंड जंस्कार वैली है लद्दाख में. इन दोनों की कनेक्टिविटी स्पेशली विंटर्स में ख़त्म हो जाती है ड्यू टू ह्यूज स्नोफॉल एंड रोड ऑब्स्ट्रक्शन. तो उसको ये बरकरार रखेगा कि वो कनेक्टिविटी ख़त्म ना हो एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता रहे. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी मशीनरी टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन सच एज करगिल, सियाचिन. जो हमारे जवान वहाँ पे हैं, जो आर्म फोर्सेस के वहाँ पे पर्सनल हैं, उनके लिए सप्लाईज बरकरार रहें, जो भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो भी डिफेंस के लिए चाहिए, उसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है. देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, एंड इट इज़ नाउ थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर. ठीक है, दिस इज, ये जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट which has been released by a global think tank Amber. तो वो ये कहता है कि इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर जैसे हमें पता भी, हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल, बट ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो खत्म हो जाएगा, जिसकी एक बार जो भी रिसोर्सेज हैं तो फिर हमें एक ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहे विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो। सो द की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ एम्बर थिंक टैंक इज रिन्यूएबल्स प्रोवाइड 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। दुनिया भर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उस पे जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट इज फ्रॉम द सोलर पावर। इससे पहले बहुत कम हुआ करता था, 10-15%। एंड कोशिश ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है दैट शुड रीच 100%, क्योंकि एक दिन जो ये फॉसिल फ्यूल है जिसको बंद करके हम इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जो भी हम यूज़ करते हैं वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। एंड फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया प्रोवाइडेड 5.9% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन सोलर जनरेशन इन 2023। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग अचीवमेंट, एंड सोलर वॉज द मेन सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इन 2023। जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दैट इज सोलर, विंड, हाइड्रोथर्मल और जियोथर्मल। तो सोलर जो था उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। देन लास्ट ईयर जो G20 समिट इंडिया में हुआ था, वहाँ पे एक अलायंस फॉर्म हुआ था कॉल्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विद द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, and it is a multi-stakeholder alliance of governments, international organization and industries. बायोफ्यूल जो बहुत जल्दी बन जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय इंडिया ब्रिंगिंग टुगेदर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल टू ड्राइव द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मीन्स जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रहा है, जैसे एक प्लांट होता है जथरोफा, उससे बायोफ्यूल बनता है। ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं लेता है फॉसिल फ्यूल की तरह कि कई हजार सालों में बनेगा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में फॉर्म हो जाता है। तो एंड जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर फील्ड में अब लाइफ के, एंड दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ 2023 G20 समिट इन न्यू दिल्ली। The initiative aims to position biofuels as a key to the energy transition and contribute to jobs and economic growth. जो इसमें जो इसका कंजम्पशन होता है उसमें उतना पॉल्यूशन भी नहीं होता फॉसिल फ्यूल से। एंड जो ये इनिशिएटिव है, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो इनका ट्रांजिशन, इनका रिप्लेसमेंट क्या होगा, कुछ तो सोलर पावर एंड विंड एनर्जी जैसी चीज़ें होंगी, एंड कुछ बायोफ्यूल जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बायोफ्यूल यूज़ हो जाता है। देन एक और कंट्रोवर्सी रेप्ट हो रही है अबाउट वाइडल टेस्ट इन इंडिया। वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, बट इसके बहुत रिजल्ट जो एरर्स से भरे हुए हैं, तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होने दे रहे हैं अबाउट वाइडल टेस्ट। तो वाइडल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वाइडल टेस्ट आता है, दैट इट इज यूज टू डायग्नोस द टाइफाइड। इट इज अ टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिंग टाइफाइड फीवर। यह टाइफाइड बुखार के निदान के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण है। एंड व्हाट इज टाइफाइड? इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेले टाइफी, एंड इट इज कॉमनली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि जो इंडिया में वाइडल टेस्ट हो रहे हैं बहुत इरोनियस हैं, जो सही पोजीशन नहीं दिखा पाते हैं अबाउट द टाइफाइड फीवर। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द टुडे अबाउट AlphaFold 3। जो हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये भी गूगल का जो डीप माइंड है ये इसके लिए भी एक इन्वेंशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, इससे प्रिसीजन आता है चीज़ों को। जैसे इट इज़ AlphaFold 3। व्हाट इज AlphaFold 3? इट इज़ अ न्यू AI मॉडल developed by Google DeepMind and Isomorphic Labs. It is a revolutionary model that can predict the structure and interaction of all life's molecules with unprecedented
एक्यूरेसी। जैसे मैंने आपको बोला अभी बहुत सारी बीमारियां जो हैं हम उसके लिए कोर्स दवाइयां खाते हैं जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बट एक बार हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे इफेक्ट सेल हो रहे हैं, कहाँ पे मॉलिक्यूल्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू रेक्टिफाई दैट डिजीज और दैट प्रॉब्लम। तो उसी दिशा में टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन साथ मिलकर काम करें, ये असिस्ट करेंगी ये चीज़ें। तो इस दिशा में ही अल्फाफोल्ड एक नया इन्वेंशन है, होपफुली ये हेल्प करेगा आने वाली। एंड बहुत सारी जो अनप्रेसिडेंटेड डेथ्स हो जाती हैं, अनटाइमली डेथ्स हो जाती है बीमारी की वजह से, कईयों का भी इलाज नहीं है, तो ये उन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.